इस डील का दो काफ़ी महत्वपूर्ण पहलू है। पहला पहलू है कि सर्विस सेक्टर का मतलब ये होगा कि हमारे स्टूडेंट जाकर के यूरोप के देशों में यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने जाते हैं, पढ़ने के बाद वहाँ नौकरी करते हैं, तो कई तरह की शर्तें रहती हैं। अब वहाँ पर उन शर्तों में बड़ी ढील देने की बात इस ट्रेड डील के जरिए की गई है। नरेश कौशिक साहब, चूंकि आप वहीं रहते हैं, तो मैं आपसे समझना चाहूँगा कि ये कितनी बड़ी राहत या फिर कितना बड़ा दरवाज़ा खोलेगा, खासतौर से सर्विस सेक्टर के लिए, स्टूडेंट्स के बाद वहाँ पे काम करने वालों के लिए। आप जानते हैं सर्विस सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था का इस समय जीडीपी का कोई 55% के करीब सर्विस सेक्टर से मिलता है। तो सर्विस सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और भारत के जो लोग हैं, उनकी पढ़े लिखे लोग हैं, ट्रेंड लोग हैं, लेकिन फिर भी उनके लिए दरवाजे काफी समय हद तक बंद रहे हैं। और भारत की सरकार जब भी कोई ट्रेड डील करती है, उसमें इस तरह की बातें करती रही है। यहाँ ब्रिटेन के साथ जो समझौता हुआ, इसमें भी इसकी बात थी। और जो यूरोप के साथ जो अब तक जो समझौता नहीं हो पा रहा था, उसमें ब्रिटेन ये अड़चन डालता था, अड़ंगा डालता था, क्योंकि भारत जो है अपने लोगों के लिए ज्यादा वीजा की मांग करता था, जो यूरोप के लोग देने को तैयार नहीं थे। लेकिन अब जो है हालात बदले हैं। हालात जिस तरह से जो ट्रंप का जो ने जिस तरह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को तहस नहस किया है, और जिस तरह से उन्होंने अमेरिका पर निर्भरता दुनिया की कम करने के लिए एक तरह से खुद ही दबाव डाला है कि आप भाई स्वतंत्र हो जाइए, हम पर भरोसा मत कीजिए। और जो पिछले हफ्ते जो हुआ, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया, उसमें ये हुआ है कि पहली बार यूरोप के देशों को मजबूर होकर अमेरिका को आंख दिखानी पड़ी। अमेरिका को ट्रेड टैरिफ का बदले में जवाब देना पड़ा। उसके बाद ही ट्रंप जो है सहम कर गए हैं। ट्रंप जो है, आपको याद होगा, जब ट्रंप वापस गए हैं तो वो पहले जितने आश्वस्त नहीं थे, उनकी ईगो हर्ट हुई थी। और इसकी वजह ये थी कि यूरोप ने अपने आप को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए किया। और जो चीन ने, जो हम क्वालिटी की जो बात कर रहे थे, जो क्वालिटी पर जो जोर दिया था चीन ने, उसमें खाली अपना माल बेचना नहीं था। माल तो वो पहले भी बेच रहा था, दुनिया का बाजार पहले भी बन चुका था। दरअसल चीन अपने पांव पर खड़ा होना चाहता था पूरी तरह से, खासकर हाईटेक इंडस्ट्रीज में। ये मैं समझता हूं कि जो यूरोप के साथ जो ये हमारा डील हुआ है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि हम हाईटेक इंडस्ट्रीज में यूरोप के साथ मिलकर चीजों को बनाएंगे। अब हम सिर्फ ये बने बनाए कपड़े या छोटी मोटी कारें या स्कूटर वगैरह में बेचने और उसको निर्यात करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम हाईटेक इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं। एआई में हम जो है मिलकर बहुत सारी चीजें करने की बात कर रहे हैं। जो अमेरिका जिस तरह की टेक्नोलॉजी देने से हमें थोड़ा सा खिचकता रहा है, हालांकि पिछले 10 साल में वो बदला था, यूरोप उससे भी ज्यादा चिंतित था। और यूरोप को लगता था कि क्योंकि भारत के रूस के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं, तो वो हमारे लिए अच्छा ठीक नहीं होगा। तो ये रूस वाला फैक्टर अब भी है, लेकिन चीन का जो डर है वो इतना बड़ा है यूरोप के लिए कि उनको लगता है कि अब अगर आप अमेरिका पर निर्भर नहीं रह सकते, तो आपको भारत जैसे देश के साथ, जिसमें ना केवल मार्केट है, उसमें बहुत बड़े सर्विस सेक्टर के ट्रेंड लोग हैं, जो जिनको और ज्यादा ट्रेन किया जा सकता है, जिनको मिलकर हम हाईटेक इंडस्ट्रीज बना सकते हैं, जिसका फायदा हमें होगा। आपको याद होगा कि इस समय यूरोप और जापान मिलकर 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहा है, जिसमें भारत को न्योता दिया गया था। और भारत ने उस समय मना किया था कि नहीं, हम सोच रहे हैं इसके बारे में। हालांकि बिल्कुल मना नहीं किया, ये ऑप्शन खुला हुआ है। मैं समझता हूं ये ऑप्शन भी भारत के लिए होगा। तो डिफेंस सेक्टर में, क्योंकि चीन के साथ हमें मुकाबला करना है और अमेरिका हमारे लिए कोई बहुत रिलायबल पार्टनर नहीं बचा है, तो नहीं। यूरोप
हमारे लिए जरूरी है कि यूरोप के साथ मिलकर, जो कि विकसित एक खड़ा है, तो एक विकसित यूरोप के साथ मिलकर भारत का पोटेंशियल जो है हाईटेक इंडस्ट्रीज में अपनी उसको हम ज्यादा मोनेटाइज कर पाएंगे। ये आपने कहा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा कि उसको हम लोग पोटेंशियल को मोनेटाइज कर सकेंगे। आपने एक जो बात की डिफेंस टाई को लेकर के, अभी काफी इंपॉर्टेंट है ये। दोनों पक्षों के बीच जो करार किया गया है उसका एक अहम हिस्सा है अभिजीत दास सर। और ऐसे समय में ये डिफेंस टाई की बात की जा रही है जब अमेरिका की धमकी के बाद, अमेरिका से रिश्ते खराब होने के बाद यूरोपियन यूनियन ने अपना खुद का डिफेंस सिस्टम डेवलप करने की बात कर रहा है। ऐसे में जो ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट जारी किया गया है यूरोपियन यूनियन की तरफ से, उसमें कहा गया कि भारत के साथ पार्टनरशिप के अलग अलग रास्ते तलाशे जाएंगे। इसको कैसे देखा जाना चाहिए? एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव होगा। को प्रोडक्शन से जरूर हमें फायदा मिलेगा। कुछ संभावना हो सकती है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी हो डिफेंस प्रोडक्शन में, और भारत भी कोशिश कर रहा है कि अपने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को सुदृढ़ बनाए। तो मुझे यह इसमें काफी उम्मीद है, आशा की किरण जगी है कि यूरोपियन यूनियन और भारत के पार्टनरशिप से डिफेंस प्रोडक्शन में हमें अवश्य लाभ मिलेगा, और हमें डाइवर्सिफाई करने का भी ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है यूरोपियन यूनियन के साथ पार्टनरशिप करके। थी मुझे ये काफी हद तक ये एक विन विन पार्टनरशिप लगता है डिफेंस प्रोडक्शन में। डिफेंस प्रोडक्शन में लेकर शशांक सर, ये दो बातें, डिफेंस प्रोडक्शन में पार्टनरशिप और दूसरा कि यूरोप भी चाहे कि चाइना और रशिया पर निर्भरता कम किया जाए। वो ज्यादा रिलायबल पार्टनर नहीं है, भारत उसके मुकाबले ज्यादा रिलायबल पार्टनर है। यूएस ने भी अपनी विश्वसनीयता खो दी है। जी, तो यूरोपियन संघ जो है वो इस समय चाहेगा कि अमेरिका का जो नंबर 1 रोल है वो अब यूरोप प्ले कर सके। भारत को एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति है, तो भारत का विचार ये है कि आगे जाकर अगर 3 बड़े शक्तियां, आर्थिक शक्तियां होने वाली हैं, तो भारत भी उनमें से एक हो। तो मैं समझता हूं कि इसके लिए भारत को, जो इस तरह से चीन ने अपना विजन रखा था और फिर फोकस तरीके से काम किया उस विजन की तरफ, तो भारत को भी वो विजन रखना होगा। वो खाली विजन अगर प्रधानमंत्री जी के पास है, सरकार के पास है, तो उससे काम नहीं बनेगा। हमारे यहाँ जितने भी ट्रेड के लोग हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, हर एक को वो काम देखना होगा कि भारत का क्या विजन है और किस तरीके से वो इसमें मदद कर सकते हैं। दूसरी बात यह भी है कि जो एशिया के देश हैं उनमें भारत के लिए बहुत इज्जत है, और हमने जो है शुरुआत में एशिया के साथ में ज़्यादा अपने एग्रीमेंट्स किए थे व्यापार के संबंध में। अब आवश्यक ये है कि उनको दोबारा से साथ में लाया जाए, जिससे कि हमारे पास जो है बात ऐसी बन सके कि पूरे एशिया का साथ में मिलके, फिर अफ्रीका के साथ में जो ग्लोबल साउथ में भारत का रोल रहा है उसको हम आगे लेकर साथ में चल सकें। तो भारत जो है फिर एक वाकई में जो 2 या 3 उभरती हुई सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियां हो सकते हैं, वो विजन हमारा रहेगा। तो उस पर हम समझते हैं कि जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है उस बेसिस पर, चाहे सिक्योरिटी के क्षेत्र में हो चाहे डिफेंस के क्षेत्र में, वो हो पाएगा। खाली हमारा ये सोचना है कि दूसरा देश हमको सब कुछ दे देगा, वो मैं समझता हूँ कि वो नहीं हो पाएगा। वो नहीं हो पाएगा। आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया है, इस पे मैं अजय श्रीवास्तव सर आपके पास भी आऊँगा, लेकिन इसी पे पहला सवाल ले ही लेता हूँ शशांक सर आपसे कि इस पूरे ट्रेड डील के बाद, चाहे डिफेंस पार्टनरशिप की बात हो गई है, इससे पहले बाकी गुड्स के पार्टनरशिप की बात हुई, तो जो आंकड़े कह रहे हैं कि करीब 33 ट्रिलियन का कारोबार पूरे होता है, तो 11 से 12 इंडिया ईयू के बीच में होगा, तो पूरे वर्ल्ड ट्रेड का 1/3 इस डील के तहत कवर हो जाता है। तो पूरे ग्लोबल ट्रेड का सिनेरियो बदलता दिखेगा यहाँ से आगे चल करके लॉन्ग टर्म में। जी, मैं समझता हूँ, लेकिन उसमें होगा ये कि भारत का जो मार्केट खुलेगा, तो जो हमारा एक्सपीरियंस बाकी देशों के साथ में रहा है कि भारत का फायदा कम होता है और पार्टनर्स का फायदा ज्यादा होता है, तो वही होगा शुरू में। लेकिन हमको ये मान के चलना है कि अगर पहले 5-10 साल में ये होता है, तो आगे किस तरीके से हम अपने जो नेगोशिएशंस हैं, अपने जो लिवरेजेस हैं, उसको बढ़ा के चल सकें, ताकि आगे जो है हमको भी पूरा बराबरी का फायदा मिल सके या ज्यादा फायदा मिल सके। अजय श्रीवास्तव सर,
जो अभी शशांक जी ने कहा कि कई बार ऐसा हुआ है कि ऐसे ट्रेड डील में भारत को फायदा कम होता है, सामने वाले देशों को ज्यादा फायदा हो जाता है। तो अब चूंकि अनुभव भारत का कई देशों के साथ FTA ट्रेड डील का हो चुका है, तो ये दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी, ये कैसे इंश्योर किया जाए? तो लक्ष्मण जी, एक करेक्शन है, हम ये इंडिया EU का डील है, दोनों का ग्लोबल ट्रेड मिलाकर 33% नहीं है दुनिया के ट्रेड का, ये 11-12% है केवल। 33% सर्विस जोड़ के भी जी, सर्विस जोड़ कर भी, सर्विस जोड़कर भी, ठीक है, इसको फिर से कैलकुलेट किया, बट ये 11-12% है, नहीं है। दूसरी बात ये जो सरकार की तरफ से आंकड़े दिए गए उसको मैंने कोट किया, उन्होंने कहा कि ग्लोबल ट्रेड का 1/3 जो है सो यहाँ पे है, इस वजह से मैंने कहा। हाँ नहीं, हाँ ठीक है वो, लेकिन फिगर गलत है, हम लोग बाद में इस बारे में बात करेंगे प्रोग्राम के बाद में। तो देखिए, पहली बात FTA में क्या होता है, FTA में सबसे बड़ी चीज होती है टैरिफ कट्स, और टैरिफ कट जो हाई टैरिफ कंट्री है, इंडिया हाई टैरिफ कंट्री है, अगर आप ऑटोमोबाइल में 100% से 10% करेंगे तो एकदम से उसकी कॉस्टिंग आधी हो जाएगी, वो आधे प्राइस से बेच सकता है, बाकी पूरी दुनिया इंडिया में बेचेगी 200 रुपए का और EU बेचेगा 100-110 रुपए का केवल, है ना, तो एक इमीडिएट प्राइस एडवांटेज है। लेकिन ऐसा डेवलप्ड कंट्रीज के साथ में नहीं है, वहां पर एवरेज टैरिफ में 3% है, 2% है, तो अगर वो 0 भी कर देते हैं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप अपना केवल टैरिफ के बेसिस पर। EU अगर इंडिया से एक्सपोर्ट करता है तो बिना कुछ उनको अपनी क्वालिटी इंप्रूव किए, केवल टैरिफ कट्स की वजह से मेजर एडवांटेज मिलेगा प्राइस में ओवर अदर सप्लायर्स। बट इंडिया को 3 से 0 होगा, अधिक एडवांटेज नहीं मिलने वाला है। एक चीज और सोचनी है हमको कि 30% इंडस्ट्रियल गुड्स इंडिया के जो है यूरोप में आज भी 0 टैरिफ में जा रहे हैं, जैसे मेडिसिन है, तो उनको कोई फायदा नहीं मिलेगा। बाकी जो 20% है वो लेस देन 3% में जा रहे हैं, उनको लोग सोचेंगे इतना सारा कहाँ FTA का रूल्स ऑफ ओरिजिन ध्यान रखो, लोग जनरली छोड़ देते हैं, तो बाकी चीजों में मिलेगा। तो ये फैक्टर है। और थर्ड एक बात और है, जो हमने पुराने FTA किए थे, जो ईस्ट एशियन इकोनॉमी के साथ में, जापान, आसियान, साउथ कोरिया, तो हमारा ट्रेड डेफिसिट है उनके साथ में, और वो बढ़ रहा है, दे आर वेरी एफिशिएंट इकोनॉमीज। ये इकोनॉमीज का अभी हम समझ गए, जैसे US है, यूरोप है, इन सब के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है। अब देखना ये है कि हम ट्रेड सरप्लस को आगे बरकरार रख पाते हैं कि नहीं रख पाते हैं, और इसको किस तरीके से स्केल को आगे बढ़ा सकते हैं। हालांकि तय समय सीमा में दोगुना करने की बात यहाँ पे की जा रही है, लेकिन ये बात सही है कि ट्रेड डील जब लागू हो जाएगी तब बहुत सारी तस्वीरें निकल कर सामने होंगी।